So in this video we are going to discuss how we can determine whether given carboxylic acid is strong or weak। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल एसिडिक बेसिक रिएक्शन होता है उसको लिख लेंगे और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का साइन रहेगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग हुआ कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होने का पॉसिबिलिटी है। रीजन ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, these organic acids are generally weaker acid than mineral acids like HCl, HNO3, H2SO4 और वीक एसिड होने के कारण इसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, 100% नहीं हो पाता। इसीलिए जो हमें आयन मिलता है प्रोडक्ट साइड में, वहाँ पे ये चांस होता है कि ये अपोजिट आयन फिर से कंबाइन हो और कंबाइन करने के बाद अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे। इसलिए जब हम ऑर्गेनिक एसिड का एसिड बेस रिएक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे रिवर्सिबल साइन आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, मिनरल एसिड लाइक HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता क्या, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है वो फिर से यहाँ से HCl से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करा और Cl माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन है दैट गेट्स कंप्लीटेड। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा मेन फोकस जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म में होगा। अब हम गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो उसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहला एसिडिक मॉलिक्यूल ले, फॉर्मिक एसिड HC≡OOH प्लस H2O। तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा और जो प्रोडक्ट हमें मिला वो H3O प्लस प्लस HC≡OO माइनस। फिर अगर हम दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले CH3COOH, अगर ये रिएक्ट करा वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा कि जो ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर है दैट विल बी डोनेटेड फॉर H प्लस और ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और ये एसिटिक एसिड H प्लस को डोनेट करने के बाद एसीटेट आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा CH3C≡OO माइनस। हमें क्या करना है, ये दोनों मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो हम पहले मॉलिक्यूल का नंबरिंग कर ले। ये फॉर्मिक एसिड है, लेट इट बी नंबर 1। इसका जो कंजुगेट बेस है फॉर्मेट है, इसे हम 2 ले रहे हैं। जो एसिटिक एसिड है वो हो गया हमारा 3 और इसका जो कंजुगेट बेस है वो हो गया हमारा 4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो फॉर्मिक एसिड है यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, और इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमें पता है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वहाँ पे ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट रूल मस्ट बी फुलफिल। तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ऑक्सीजन पे आकर के निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला वो होगा हमारा HC≡O माइनस डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। जो फॉर्मेट आयन है यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज, एंड इन दिस केस ऑल्सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो जो हमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला वो हो जाएगा हमारा HCO माइनस डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है इसलिए हो जाएगा न्यूट्रल। अब हम ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो फर्स्ट केस में हमें ये दिख रहा है
कि यहाँ पर जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। नॉन इक्विवेलेंट का मीनिंग हुआ कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है वहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस फॉर्मिक एसिड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें चार्ज का सेपरेशन हुआ है, एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। फिर फॉर्मेट आयन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट RS, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट है निगेटिव चार्ज, एक ही तरह के एटम पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों का एनर्जी भी इक्वल होगा। अब हमें कंपैरिजन करना है कि ये फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्टेबल हुआ विथ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस या फिर फॉर्मेट आयन। तो हम ये बोलेंगे कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हो रहा हो उसका स्टेबिलिटी कम होता है, जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन ना हो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब जो फॉर्मेट आयन है दैट इज मोर स्टेबल देन फॉर्मिक एसिड, इसलिए इस फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, और इस फॉर्मेट आयन को बनाने के लिए इस फॉर्मिक एसिड का जो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। मतलब दिस फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट आयन। अब हम एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें वही पता चल रहा है कि जो पाई बॉन्ड है दैट इज इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर, अगेन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी मस्ट फॉलो द ऑक्टेट रूल। इसलिए जब लोन पेयर डोनेट होकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एट द सेम टाइम कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो वीक पाई बॉन्ड है दैट विल बी हेट्रोलिटिकली डिसोसिएटेड, और पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो टू कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो इस तरह होगा CH3CO- डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पर प्लस चार्ज। अब हम एसीटेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन के कारण निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए जो हमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह होगा सिंगल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर भी अगर हम एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करें तो एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हुआ है, मतलब ये हो गया हमारा नॉन इक्विवेलेंट RS, और एसीटेट आयन का जो RS हुआ उसका एनर्जी इक्वल होगा और ये कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट RS। अब हम दोनों के स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसका चार्ज का सेपरेशन नहीं है यहाँ पे इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर भी एसिटिक एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी होगा कि सॉल्वेंट वाटर के प्रेजेंस में, बेस वाटर के प्रेजेंस में ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम दोनों मॉलिक्यूल के एसिडिक नेचर की बात अगर हम करें कि दोनों में से फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो उसके लिए हमें दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के कंपैरिजन करना होगा। जो फॉर्मेट आयन है HC डबल बॉन्ड O-, इसका जो RS हुआ वो ये हो जाएगा HC सिंगल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O, और जो एसिटिक एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन था वो इस तरह होगा C डबल बॉन्ड O-, नेक्स्ट RS इज CH3 C सिंगल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। अब हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो हमें फाइनली पता चलेगा कि आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच विल हैव हायर एसिडिक नेचर, मतलब कौन सा एसिडिक मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो फॉर्मेट आयन में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ना तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना माइनस आई इफेक्ट। मतलब दिस हाइड्रोजन इज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए यहाँ पे जो
हाइब्रिड हम ड्रॉ करें इसका फॉर्मेट आयन का, वो इस तरह हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड O और जो इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन दोनों ऑक्सीजन तक होगा थ्रू कार्बन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम, और ये ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा RH रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉर्मेट आयन। उसी तरह से अगर हम हाइब्रिड ड्रॉ करें एसीटेट आयन का तो हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O और जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में प्रेजेंट होगा थ्रू कार्बन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। अब हम ये देख पा रहे हैं कि एसीटेट आयन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3 उसका नेचर कैसा है, तो जो CH3 है ये +I ग्रुप होता है। +I का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो चार्ज है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, और कंसंट्रेशन अगर चार्ज का ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ये कम हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम नहीं कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इसलिए इसके हाइब्रिड में जो चार्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स होगा, इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या रिजल्ट लिखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है चार्ज का वो कम है और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो फॉर्मेट आयन और एसीटेट आयन में ज़्यादा स्टेबल जो कंजुगेट बेस है दैट इज फॉर्मेट आयन। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट आयन में चार्ज का कंसंट्रेशन कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एसीटेट आयन में चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कम है। और हमें ये पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कंजुगेट बेस एंड वीक कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल। वीक कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल का मतलब हुआ कि जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेस H+ को एक्सेप्ट करके उस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना नहीं चाहेगा। इसलिए हम अगर ये स्टेटमेंट के आधार पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करें कि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर एसिटिक एसिड, तो मेरा आंसर होगा कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड बिकॉज फॉर्मेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन। और फॉर्मेट आयन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, एसीटेट आयन कम क्यों स्टेबल है, उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो वीक होगा। वीक का मतलब उसका रिएक्टिविटी कम होगा और रिएक्टिविटी कम होने के कारण उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि जो हमें ऑर्गेनिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस मिला, उस कंजुगेट बेस में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा और जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो एक ऑक्सीजन से लेकर के दूसरे ऑक्सीजन तक थ्रू कार्बन प्रेजेंट होगा। एक ऑक्सीजन एटम पे यहाँ पे रहेगा डेल्टा माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे रहेगा डेल्टा माइनस चार्ज। और इस कार्बन के साथ जो ग्रुप कनेक्टेड हो, अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पे जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इसमें चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने के कारण उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन में जो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है और दोनों ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा, हर एक ऑक्सीजन एटम डेल्टा माइनस चार्ज एक्वायर करेगा। और इस कार्बन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो,
मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस एरिया में, इस कार्बोक्जिलेट आयन में चार्ज का कंसंट्रेशन कम कर देगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मिनिमम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होने का मतलब यहाँ पे चार्ज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स होगा, और चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स होने के कारण कंसंट्रेशन कम हो गया चार्ज का, और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इस केस में जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक नेचर ऑफ एसिड। तो ये सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है ऑर्गेनिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। जो मेन पॉइंट है जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो रिजल्ट का हम एक रिकैप दे रहे हैं कि हमें दो चीज़ ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और वीक कंजुगेट बेस का रिएक्टिविटी कम हो जाता है, और रिएक्टिविटी कम हो जाने के कारण उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ध्यान में रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे, तो उस केस में उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के कारण उसका जो चार्ज का डिस्पर्सल है वो बढ़ जाएगा, चार्ज का स्प्रेडिंग बढ़ेगा, जिसके कारण कंसंट्रेशन कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हमें ध्यान में ये चीज़ रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इससे रिलेटेड जो और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।